हे गाइस, दिस इज सरफे एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फिलहाल अभी आपके सामने फिर से वही उसी टाइप का क्वेश्चन जो कि हमारा है एजर्शन एंड रीजन। इससे एक बेहतरीन सा क्वेश्चन मैं आपके सामने स्क्रीन पर लाया हूं जो कि आपके फाइनल बोर्ड में हेल्पफुल होगा। जैसा कि आप सभी जानते हो कि आपके इस बार जो बोर्ड में पूछा जाएगा उसके बोर्ड का एग्जाम पैटर्न जो है बिल्कुल चेंज किया गया है। यानी कि कहने का सेंस क्या है कि आपने ऐसा कभी देखा नहीं होगा जो एजर्शन एंड रीजन का क्वेश्चन पूछा गया हो। लेकिन हां, इस बार 2021 के बोर्ड एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें जो देख पा रहे हो ए बी सी डी, ये चार ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन को आपको सिलेक्ट करना है। ये कैसे सिलेक्ट करना है? ये क्वेश्चन आपके सामने है, एजर्शन है और ये रीजन है। इसको पढ़ने के बाद ही आप इसको सिलेक्ट करोगे। मतलब मेरा कहने का सेंस यह है कि आप जरा गौर फरमाना, ये जो दे रहा है ना ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, इसमें अक्सर बच्चे कंफ्यूजन में रहते हैं कि ये ऑप्शन ए बी सी डी क्या कह रहा है। तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले इसको बिल्कुल बारीकी से पढ़ना होता है और पढ़ने के बाद इसी के आधार पे इसमें ऑप्शन को सिलेक्ट करना होता है। तो आइए सबसे पहले हम लोग असर्शन पढ़ते हैं, फिर इसके बाद रीजन पढ़ेंगे। मतलब असर्शन का मतलब होता है अभिकथन, मतलब एक दावा। और वो जो दावा किया जा रहा है, क्या उसका वास्तविकता और वास्तविक रूप में इसका रीजन उसको फॉलो कर रहा है क्या, या वो रीजन जो है वो सही है। आइए देखते हैं हमारा असर्शन क्या कह रहा है। तो कंडीशन हमारे साथ बने रहेगा, यानी वीडियो को एंड तक देखिएगा। और सेशन अच्छा लगा तो आप सेशन को लाइक शेयर भी कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। Alloys are commonly used in electrical heating devices like electric iron and heater। यहां पे असर्शन कह रहा है कि एलॉयज जो होता है दरअसल वह इलेक्ट्रिक जैसे वो इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइस में इस्तेमाल करते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक आयरन और हीटर। आपको मैं बता दूं, एलॉयज किसको कहते हैं? एलॉयज उसको कहते हैं जब आपस में दो या दो से ज्यादा मेटल्स या नॉन मेटल का कॉम्बिनेशन होता है तो वह एक एलॉय बनाता है। और एलॉय हमेशा होमोजेनियस मिक्सचर होता है। और साथ ही याद रखिएगा कि एलॉयज का रेसिस्टिविटी ज्यादा होता है रेदर देन प्योर मेटल। साथ ही यह भी बता दूं, एलॉयज का मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, लेकिन मेटल का मतलब कि एक सिंगल मेटल का, एक प्योर मेटल का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है। मैं फिर से बता दूं कि दो या दो से ज्यादा मेटल्स या नॉन मेटल का जब आपस में कॉम्बिनेशन होता है तो एलॉयज का फॉर्मेशन होता है। और एलॉयज का रेसिस्टिविटी हाई होता है और एलॉयज का मेल्टिंग पॉइंट कम होता है रेदर देन प्योर मेटल। मतलब यह कि कोई सिंगल मेटल है तो उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा। आपने पढ़ा होगा मेटल नॉन मेटल में उसका फिजिकल प्रॉपर्टी कि मेटल का मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, लेकिन एलॉय का मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। एलॉयज का रेसिस्टिविटी ज्यादा होता है। तो आपके सामने एजर्शन यह है कि एलॉयज का जनरली इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइस में इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि आयरन और हीटर। आप क्या कहते हो? आप इस बात को मानते हो या नहीं मानते हो? तो कहोगे सर बेशक मानते हैं। हाँ हम लोग सर, मुझे याद है, आपको भी याद है कि हम लोग जो सुबह सुबह ना कपड़े पर आयरन करते हैं, स्कूल जाना हो, स्कूल जाने से पहले, तो वहां पे आयरन जो करते हैं ना, तो उसमें एक नाइक्रोम वायर होता है, राइट ना। और वो नाइक्रोम वायर क्या है? एलॉय है। तो आप बताओ वो हीटिंग डिवाइस हुआ कि नहीं? यानी कि उस हीटिंग डिवाइस में हमने एलॉयज का इस्तेमाल किया या नहीं किया? तो आप क्या कहते हो, ये असर्शन जो मेरे को दे रहा है, ये असर्शन क्या वाकई में करेक्ट है, ट्रू है? तो आप कहोगे सर बेशक ट्रू है। चलिए, तो असर्शन तो आपका सही है। अब देखते हैं रीजन हमारा इसका क्या कह रहा है। गौर फरमाइएगा, रीजन कह रहा है रेसिस्टिविटी ऑफ एन एलॉय इज जनरली हायर देन दैट ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट मेटल्स, बट द एलॉयज हैव लो मेल्टिंग पॉइंट्स देन देयर कंस्टिट्यूएंट मेटल। बात तो सही है, अभी मैंने कहा कि एलॉय का रेसिस्टिविटी ज्यादा होता है और एलॉयज का मेल्टिंग पॉइंट कम होता है रेदर देन प्योर मेटल। यानी कहने का सेंस क्या है कि ये रीजन जो दे रहा है एजर्शन एक का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है कि ये इसका हीटिंग डिवाइस में इस्तेमाल करते हैं, इसलिए करते हैं क्योंकि इसका रेसिस्टिविटी ज्यादा होता है और मेल्टिंग पॉइंट लो होता है। तो आप देख लो ऑप्शन ए क्या कर रहा है, बोथ ए एंड आर ट्रू।
एंड आर इज मतलब रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एजर्शन। बात तो सही है कि यहां पर देख रहे हो एजर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और ये रीजन जो एक्सप्लेनेशन दे रहा है एजर्शन का एक्सप्लेनेशन दे रहा है, मतलब हमारा ऑप्शन ए की तरफ हम लोग मूव करेंगे, मतलब हमारा ऑप्शन ए करेक्ट होगा। आइए दूसरा रीजन भी देख लेते हैं। बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द एजर्शन। मामला तो ठीक नहीं है, ये तो रीजन जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन तो है, दोनों सही है, यहां पर दोनों तो सही की बात हो रही है, लेकिन यहां पे फिर कह रहा है रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एजर्शन। बात तो सही नहीं है। आगे देखते हैं, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ये तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि दोनों हमारा यहां पे सही है। तीसरा डी देखते हैं, ए इज फॉल्स, ये तो सही है, बट आर इज ट्रू, बिल्कुल गलत है। तो हम लोग का आंसर किसकी तरफ होगा? हम लोग का आंसर होगा ऑप्शन ए। थोड़ा सा इसमें और मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा। जैसे हमने अभी कहा एल्लोय जो होता है होमोजेनियस मिक्सचर होता है, इसमें बहुत सारा एग्जांपल है। जैसे मैंने बोला नाइक्रोम, उसके बाद आपको बता दूं क्या, उसके बाद आपको बता दूं स्टेनलेस स्टील, ब्रास, ब्रॉन्ज, जर्मन सिल्वर, ये सारा का सारा एल्लोयज है। और एल्लोयज कौन सा मिक्सचर है? होमोजेनियस मिक्सचर है। तो उम्मीद है आपको बातें समझ में आई। आइए चलते हैं ऐसा ही सेकंड क्वेश्चन की ओर। तो आपके सामने सेकंड क्वेश्चन है, गौर फरमाइएगा। एजर्शन हमारा कह रहा है कार्बोनिक एसिड इज वीक एसिड, और इसका रीजन है इट आयोनाइजेस कंप्लीटली इन एक्वस सॉल्यूशन। मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसा कि आप सभी जानते हो, एसिड उसको कहते हैं जो वाटर में डिसॉल्व करने के बाद H+ आयन देता है, राइट? मैं क्या बोला फिर सुनिएगा। एसिड वह सब्सटेंस है जब उसको हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो H+ आयन देता है, उसको हम एसिड कहते हैं। एसिड को दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड और एक वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड किसको कहते हैं? तो गौर फरमाइएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड वह एसिड होता है जो एक्वस सॉल्यूशन में डिसॉल्व करने के बाद कंप्लीटली आयोनाइज हो। गौर सुनिए मैं क्या कर रहा हूं, एक्वस सॉल्यूशन में डिसॉल्व करने के बाद वो कंप्लीटली आयोनाइज हो, उसको हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। जैसे H2SO4, HCl, HNO3, ये सारा का सारा स्ट्रॉन्ग एसिड है। लेकिन वीक एसिड का किसको कहेंगे? वैसा एसिड जो एक्वस सॉल्यूशन में डिसॉल्व करने के बाद वो पार्शियली आयोनाइज होता है, मतलब कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होता है। फॉर एग्जांपल एसिटिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, फिर आपको बहुत सा ऑक्जेलिक एसिड, सिट्रिक एसिड, ये सारा का सारा कौन है? वीक एसिड है। क्यों वीक एसिड बोले? इसलिए बोले क्योंकि वाटर में डिसॉल्व करने के बाद वो कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होता है। वीक एसिड का इस्तेमाल हम लोग डेली लाइफ में करते हैं, मेरे को ज्यादा कोई इफेक्ट, कोई ज्यादा हार्म नहीं करता है। लेकिन स्ट्रॉन्ग एसिड वाकई में स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। क्यों? क्योंकि कंप्लीटली आयोनाइज होता है। तो आइए देखते हैं क्या है क्वेश्चन। एजर्शन हमारा कह रहा है कार्बोनिक एसिड इज वीक एसिड। बात तो सही है, अभी मैंने कहा कि कार्बोनिक एसिड को वीक एसिड कहते हैं, और इस कार्बोनिक एसिड का केमिकल फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा, H2CO3। ये कार्बोनिक एसिड है। और ये कार्बोनिक एसिड कैसे बनता है? तो याद रखिएगा, वाटर को जब छोटू के साथ मिलाते हैं तो बनता है H2CO3। ठीक है, अब पढ़ते हैं इसका रीजन क्या कह रहा है। रीजन कह रहा है इट आयोनाइजेस कंप्लीटली इन एक्वस सॉल्यूशन। क्या आप जरा मुझे बताओ, क्या वीक एसिड वाटर में एक्वस सॉल्यूशन में डिसॉल्व करने के बाद वो कंप्लीटली आयोनाइज होता है? आप कहोगे बिल्कुल नहीं सर, वीक एसिड तो पार्शियली आयोनाइज होता है, कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होता है। लेकिन यहां पे कह रहा है कि इट आयोनाइजेस कंप्लीटली इन एक्वस सॉल्यूशन। बिल्कुल गलत बात है। एजर्शन क्या कर रहा है? कार्बोनिक एसिड इज वीक एसिड। क्या ये एजर्शन सही है? क्या ये अभिकथन, क्या ये वादा जो कह रहा है कि H2CO3 यानी कार्बोनिक एसिड वीक एसिड होता है? आपको कि सर बेशक H2CO3 क्या है? कार्बोनिक एसिड है। लेकिन रीजन क्या है? क्या होता है, क्यों होता है? कि वो कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होता है। लेकिन यहां पे क्या कर रहा है? इट आयोनाइजेस कंप्लीटली, और ये कंप्लीटली वर्ड जो है मेरे को सही आंसर नहीं कर रहा है।
चलिए अब देखते हैं ऑप्शन की तरफ। बोथ ए एंड आर आर ट्रू, ये तो बिल्कुल नहीं है, ये तो ऑप्शन आपका होगा नहीं। दोनों सही है, बिल्कुल नहीं सही है आपका, तो एजर्सन ये सही है, लेकिन ये जो है बिल्कुल गलत बात कह रहा है। ये इसका क्योंकि कंप्लीटली आंसर तो होता ही नहीं। आगे बढ़ते हैं। बोथ ए एंड आर ट्रू, बोथ ए एंड आर ट्रू, क्या ये दोनों सही है? बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द एजर्सन, बात तो सही है, ये तो सही है, लेकिन ये तो बिल्कुल गलत कह रहा है ना, कंप्लीटली आयोनाइज जो कह रहा है, जो कि मामला को मेरे को गड़बड़ कर रहा है। चलिए सेकंड पढ़ते हैं, थर्ड ऑप्शन। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, एजर्सन ए सही है लेकिन रीजन गलत है। ये कुछ बच रहा है। आगे पढ़ते हैं। ए इज फॉल्स, क्या एजर्सन आपका फॉल्स है? क्या ये एजर्सन फॉल्स है? कहोगे बिल्कुल नहीं, एजर्सन इज फॉल्स नहीं, एजर्सन तो आपका सही है। यानी कि हम किसकी तरफ मूव करेंगे? हमारा ऑप्शन सी चला जाएगा, सी सही हो जाएगा, बी गलत है और डी भी गलत है। बातें समझ में आई? तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। सारी बातें मैं आपको समझाऊंगा, बस कंडीशन है कि लाइक शेयर जरूर करते रहिएगा, बहुत अच्छा लगेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, जरा गौर फरमाइएगा। एजर्सन हमारा क्या कह रहा है? रेड कलर इज यूज्ड इन डेंजर सिग्नल्स, रीजन है द स्कैटरिंग ऑफ रेड इज मोर एज इट्स वेवलेंथ इज मोर। तो मैं आपको प्यारे बच्चे बताना चाहूंगा कि शायद आपको याद होगा कि मान लो एक प्रिज्म है, उम्मीद है यहां दिख रहा होगा, थोड़ा सा मैं लपटा गया, खैर कोई बात नहीं है। आप मान लो कि ये क्या है? एक ट्रायंगुलर प्रिज्म है। क्या ये ट्रायंगुलर प्रिज्म है? क्या ये ट्रायंगुलर प्रिज्म है? राइट। मान लो कि यहां से एक व्हाइट लाइट को आप पास कराएं, ठीक है, तो जैसा ही एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो लाइट क्या होता है? अपना ओरिजिनल पाथ चेंज करता है। मतलब क्या हुआ कि हल्का सा ही बेस की ओर मुड़ेगा, फिर यहां से भी जब ये मीडियम से दूसरे मीडियम जाएगा तो यहां से भी क्या होगा? बेस की ओर बेंड करेगा। राइट। यहां से 7 कलर में बटेगा। मान लो ये 7 कलर बढ़ा, ठीक है ना। आप सभी जानते हो शायद कि नीचे वायलेट होता है, विबग्योर होता है, ऐसा आपने सुना होगा। मतलब सबसे ऊपर में जो कलर होता है उसको रेड कहते हैं, सबसे ऊपर में कलर होता है उसको रेड कहते हैं, और सबसे नीचे में जो कलर होता है उसको वायलेट कहते हैं। जरा गौर फरमाइएगा, सबसे नीचे में जो कलर जो देख पा रहे हो ये वायलेट है। और मैं आपको बताना चाहूंगा जितना नीचे में जो कलर है इसका मतलब है कि वो उसका स्कैटरिंग जो है उतना ज्यादा है। मतलब वायलेट का सबसे ज्यादा है, वायलेट का स्कैटरिंग जो है, स्कैटरिंग क्या हुआ? ये मैक्सिमम है, और रेड का क्या है? स्कैटरिंग ये मिनिमम है। और मैं बताना चाहूंगा आपको, याद रखिएगा कि जिस कलर का स्कैटरिंग मिनिमम होता है उसका वेवलेंथ क्या होता है? हाई होता है। याद रखिएगा, रेड कलर का मैं यहां लेता हूं, रेड कलर जो होता है इसका वेवलेंथ जो होता है हाई होता है। राइट। और वेवलेंथ हाई होने के कारण क्या होता है? स्कैटरिंग जो होता है, याद रखिएगा, स्कैटरिंग लिस्ट होता है। स्कैटरिंग क्या होता है? कम होता है। लेकिन वायलेट कलर की अगर मैं बात करूं तो वायलेट कलर जो होता है इसका वेवलेंथ कम होता है, और स्कैटरिंग जो होता है, याद रखिएगा, अमाउंट ऑफ स्कैटरिंग वो क्या होता है? ज्यादा होता है। हमेशा इसे याद रखिएगा कि जिस कलर का वेवलेंथ ज्यादा होगा वो स्कैटरिंग कम करेगा, और जो स्कैटरिंग कम करेगा वो डिस्टेंस जो होगा ज्यादा ट्रेवल करेगा। डिस्टेंस क्या होगा? ज्यादा ट्रेवल करेगा। जिसका वेवलेंथ ज्यादा वो स्कैटरिंग कम, लॉन्ग डिस्टेंस। जिसका वेवलेंथ कम, स्कैटरिंग
ज्यादा। तो आप जरा गौर फरमाओ क्या कह रहा है, रेड कलर इज यूज्ड इन डेंजर सिग्नल्स। आप सभी इस बात से रूबरू हो, वाकिफ हो, जानते हो कि रेड कलर का डेंजर के रूप में इस्तेमाल करते हैं। आप कभी रोड पर चलिएगा तो देखिएगा रोड पर ना एक कलर इस तरीके से लगा रहता है कि दूर से ही चमकने लगता है, मत वो एक रेडियम होता है, रेड कलर का होता है। इसलिए रेड कलर का वहां पर लगाया जाता है क्योंकि रेड कलर का वेवलेंथ ज्यादा होता है और ज्यादा होने के कारण लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करता है, मतलब आप दूर भी रहोगे ना तो आसानी से उसको देख सकते हो। और वायलेट कलर का वेवलेंथ सबसे कम होता है, जिसकी वजह से स्कैटरिंग जो होता है वो क्या होता है, ज्यादा होता है। तो अब हमारा कह रहा है कि रेड कलर का इस्तेमाल हम डेंजर सिग्नल में करते हैं। ये तो बेशक सही बात है, डेंजर में ही रेड कलर का इस्तेमाल किया जाता है। क्यों? क्योंकि वेवलेंथ ज्यादा होता है। अब इसका रीजन क्या कह रहा है, गौर फरमाइएगा। द स्कैटरिंग ऑफ रेड इज मोर, इट्स वेवलेंथ इज मोर। क्या रेड कलर का स्कैटरिंग वो मोर होता है कब? जब उसका वेवलेंथ भी ज्यादा होता है। क्या ऐसा सही बात है? क्या रेड कलर का स्कैटरिंग ज्यादा होता है? क्या रेड कलर का स्कैटरिंग ज्यादा होता है? आप देख लो ना, सबसे ऊपर तो रेड कलर है, तो स्कैटरिंग कम हुआ या ज्यादा हुआ? कम हुआ ना। सबसे ज्यादा स्कैटरिंग किसका हुआ? वायलेट का हुआ, क्योंकि सबसे नीचे है। नीचे का मतलब क्या हुआ? बहुत ज्यादा बेंड किया है। अब बहुत ज्यादा बेंड करने का क्या मतलब? स्कैटरिंग ज्यादा है। तो आप मुझे बताओ, यहां पे एजर्शन तो सही बात है, लेकिन रीजन जो कह रहा है कि द स्कैटरिंग ऑफ रेड कलर इज मोर एज इट्स वेवलेंथ इज मोर। वेवलेंथ तो ज्यादा होता ही है, ये इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन कह रहा है कि वेवलेंथ ज्यादा होने के कारण ही स्कैटरिंग भी ज्यादा होता है। बिल्कुल नहीं, ये तो कतई गलत बात है, क्योंकि वेवलेंथ ज्यादा होगा स्कैटरिंग कम होगा। वेवलेंथ ज्यादा स्कैटरिंग कम, वेवलेंथ कम स्कैटरिंग ज्यादा। मेरे साथ बोलना, वेवलेंथ ज्यादा स्कैटरिंग कम, वेवलेंथ कम स्कैटरिंग ज्यादा। तो आप बताओ, आपका एजर्शन सही है लेकिन रीजन गलत है। चलिए देखते हैं क्या कर रहा है। बोथ ए एंड आर आर ट्रू, मतलब बोथ एजर्शन एंड रीजन आर ट्रू। गौर सुनना, बोथ एजर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द एजर्शन। मामला तो गड़बड़ है। यहां पे तो कह रहा है दोनों सही, लेकिन यहां पर तो सिर्फ मेरे को एक सही लग रहा है, मतलब कि हम ऑप्शन ए की तरफ भी नहीं जाएंगे, है ना। चलिए सेकेंड ऑप्शन कह रहा है बोथ एजर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द एजर्शन। मामला तो गंभीर है। कह रहा बोथ एजर्शन एंड रीजन आर ट्रू। मामला तो यहीं पर हमको समझ में आ गया कि एजर्शन मेरा सही है, लेकिन रीजन की बात तो बिल्कुल गलत है। रीजन ऐसा नहीं कह रहा, रीजन कह रहा है कि वेवलेंथ ज्यादा होने के कारण उसका स्कैटरिंग भी कम होता है। ये तो ऐसा नहीं है, वेवलेंथ ज्यादा होगा स्कैटरिंग कम होगा, तो इसकी तरफ भी हम लोग नहीं जाएंगे। चलिए ऑप्शन सी, एजर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। हाँ, ये लग रहा है बातें सही है कि एजर्शन सही है लेकिन रीजन गलत है। आगे देखते हैं, एजर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। ये तो गलत बात है, तो हमारा ऑप्शन सी सही है। हम ऑप्शन सी की तरफ जाएंगे, क्योंकि एजर्शन सही है लेकिन रीजन हमारा सरासर गलत है। क्योंकि इसलिए गलत है क्योंकि कह रहा है कि वेवलेंथ ज्यादा होने के कारण स्कैटरिंग कम होता है, जो कि बिल्कुल गलत बात है। तो बातें समझ में आ रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तो चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है, जरा गौर फरमाइएगा क्या कह रहा है। ये केमिस्ट्री का वैसे एजर्शन जिसको ए से कह रहा है, द एलिमेंट्स सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम बिलोंग टू द सेम ग्रुप इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। इसका रीजन है एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स विद द सेम नंबर ऑफ ऑक्युपाइड सेल्स आर प्लेस्ड इन द सेम पीरियड। मैं आपको थोड़ी सी बातें समझाना चाहूंगा, उस पर थोड़ा तवज्जो दीजिएगा, फिर इसके बाद हम लोग इस क्वेश्चन को मूव करेंगे। राइट, आप जरा मुझे एक बात बताओ, आपने पढ़ा होगा KLMN शेल के तहत हम लोग किसी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाते हैं, जिसे गौर फरमाइएगा, हमेशा याद रखिएगा। अगर मैं बात करूं, आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा कि फर्स्ट
फर्स्ट शेल जो होता है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सेकेंड शेल में कितना 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, थर्ड में 18 होता है और फोर्थ शेल में 32 होता है। आपने ये सुना होगा। ये इलेक्ट्रॉन को बता रहा है। ये किसको बता रहा है? इलेक्ट्रॉन को बता रहा है। ठीक है। उसके बाद आपने ये भी पढ़ा होगा कि जितना शेल होगा, जितना शेल उतना पीरियड, उतना, उम्मीद दिख रहा होगा, जितना शेल उतना पीरियड। ये भी आपने सुना होगा। मतलब 2 शेल होगा 2 पीरियड होगा, 3 शेल होगा 3 पीरियड होगा। और आपने ये भी पढ़ा होगा, शायद मुझे याद है, कि अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है तो ग्रुप 1 होता है, अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है तो आपका ग्रुप क्या होगा? 2 होगा, राइट। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यहां ले देता हूं, ठीक है ना, अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 है तो ग्रुप 13 हो जाता है। एक से वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है तो 1 ग्रुप, 2 है तो 2 ग्रुप, 3 से 13 और 4 से 14 हो जाता है, 5 से 15 हो जाता है, 6 से 16, 7 से 17 और 8 से कितना 18 हो जाता है। याद रखिएगा हमेशा। फिर से मैं कुछ बातें बोल रहा हूं, उसको गौर सुनिएगा। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, सेकेंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होता है, थर्ड शेल में 18 होता है, फोर्थ शेल में 32 होता है, फिफ्थ शेल में 50 होता है, सिक्स शेल में इसी तरीके से। यानी कि हम जो ये बताए हैं ना, ये आपको 2n² फॉर्म में द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी एग्जिस्ट इन एनी सेल बाय द फॉलोइंग फॉर्मूला 2n²। तो फर्स्ट शेल में इसी के तहत n का वैल्यू 1 डालिएगा, यानी फर्स्ट शेल तो 2 × 1 का स्क्वायर 2 हो जाएगा। सेकंड शेल मतलब n का वैल्यू 2 तो 2 × 2 का स्क्वायर 4 दूना 8 हो जाएगा। 3 का स्क्वायर 9 दूना 18 होगा। 4 का स्क्वायर 16 दूना 32 होगा। 5 का स्क्वायर 25 दूना 50 होगा। 6 का स्क्वायर 36 दूना 72 होगा। इस तरीके से। उसके बाद जितना शेल उतना पीरियड, 1 शेल 1 पीरियड, 2 शेल 2 पीरियड, 3 शेल 3 पीरियड, 4 शेल 4 पीरियड, 5 शेल 5 पीरियड। और अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है तो ग्रुप 1, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है तो ग्रुप 2, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 है तो ग्रुप 3, 4 है तो 14, 5 15, 6 16, 7 17, 8 18। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे मालूम करेंगे? तो किसी भी आउटर मोस्ट सेल में जितना इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट करेगा वो उसका उतना वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा। क्या बोला? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। किसी भी एलिमेंट का सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं और कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद उसके लास्ट शेल में जितना इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करेगा वो उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा। और ये भी मैं आपको पता की बात बता दूं, अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन लेस देन 4 है तो उसका नेचर मेटल होगा, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन मोर देन 4 है तो उसका, मैं फिर से यहां लिख ही देता हूं, ज्यादा बेहतर है। अगर मान लो कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन लेस देन 4 है तो वो आपका मेटल होगा। ठीक है, क्या होगा? मेटल होगा। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन मोर देन 4 है तो आपका वो नॉन मेटल होगा। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 4 है तो वह मेटलॉइड होगा, याद रखिएगा। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 है तो याद रखिएगा वो होता है नोबल गैस। ठीक है, हमेशा इस बात को याद रखिएगा। चलिए अब एजर्शन क्यों पढ़ते हैं। द एलिमेंट्स, यहां पे जो कह रहा है द एलिमेंट्स सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम बिलोंग टू द सेम ग्रुप इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो आपको मैं बता दूं 1 से लेकर 30 तक तो आपके जहन में याद होना ही चाहिए, उसका एटॉमिक नंबर, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो आप देख लो, यहां पर सोडियम की बात हुई है तो मैं यहां लिख रहा हूं, दिख रहा होगा। चलिए, तो सोडियम की बात कर रहा हूं तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है। और याद रखिएगा किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर दैट डिपेंड ऑन ओनली नंबर ऑफ प्रोटॉन, सॉरी, प्रोटॉन पर डिपेंड करता है, इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड नहीं करता है। तो सोडियम के पास कितना एटॉमिक नंबर है? 11। इसका मतलब 11 प्रोटॉन है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन करोगे तो 281 होता है, हाँ या ना? चलिए अभी सबका बना ही देता हूं। फिर मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम की अगर मैं बात करूं तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन 282। एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन 13 दिख रहा है। चलिए, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन 283।
क्लियर है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि सोडियम का 281, मैग्नीशियम 282, एल्युमिनियम 283। अब बताओ मुझे इसमें कितना शेल है, एक शेल, दो शेल, तीन शेल, मतलब 3 पीरियड। इसमें कितना शेल है, एक शेल, दो शेल, तीन शेल, 3 पीरियड। इसमें कितना शेल है, एक शेल, दो शेल, तीन शेल, 3 पीरियड। मतलब पता चला क्या कि सोडियम, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम में 3 शेल है। सो हम कह सकते हैं कि ये तीनों सेम पीरियड से बिलोंग करेगा। मतलब जितना ये शेल ऑक्युपाइड करेगा उतना उसका क्या होगा, पीरियड होगा। जितना शेल ऑक्युपाइड करेगा उतना उसका क्या होगा, पीरियड होगा। राइट। अब बताओ मुझे इसके लास्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, आप खुद देख सकते हो। इसके लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 हो गया। इसके लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 हो गया। इसके लास्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 हो गया। तो अब बताओ इसका ग्रुप कितना होगा, तो कहोगे सर 1 होगा। इसका ग्रुप कितना होगा, कहोगे सर 2 होगा, क्योंकि मैंने अभी कहा है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होगा तो ग्रुप 1 होगा, 2 होगा तो 2 होगा। और यहां पे देख लो कितना है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 3 ना, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 होगा तो ग्रुप कितना बोला मैं, 13, ग्रुप 13 होगा। राइट। तो अब बताओ मुझे क्या सोडियम, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम तीनों सेम ग्रुप से बिलोंग किया, आप कहोगे बिल्कुल नहीं। सोडियम तो फर्स्ट ग्रुप है, मैग्नीशियम सेकेंड ग्रुप है, एल्युमिनियम 13 ग्रुप है। अब पढ़ते हैं द एलिमेंट्स सोडियम, मैग्नीशियम एंड एल्युमिनियम बिलोंग टू द सेम ग्रुप इन द मॉडर्न पीरियड टेबल। ना बाबा ना, ये तो बिल्कुल गलत है। सेम ग्रुप तो बिलोंग सॉरी सेम ग्रुप से बिलोंग तो करता ही नहीं है। देख सकते हो फर्स्ट ग्रुप है, सेकेंड ग्रुप है, 13 ग्रुप है ना। चलिए, तो एजर्शन हमें पता चला कि भाई ये सरासर गलत बात है, गलत है। आगे चलते हैं, इसका रीजन क्या कह रहा है। इसका रीजन कह रहा है एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स विद द सेम नंबर ऑफ occupied shells are placed in the same period। मतलब यहां पे कह रहा है क्या, atoms of the different elements अगर उसके पास सेम नंबर ऑफ occupied shells है then that are placed in the same period। ये मामला कुछ पच रहा है। क्या पच रहा है, ये कह रहा है कि अगर कोई एटम है, वो कोई एलिमेंट है, वो अगर सेम नंबर ऑफ शेल ऑक्युपाई कर रहा है तो उतना पीरियड होगा। मतलब अगर 3 शेल है तो 3 पीरियड होगा। आप यहां देख लो ना भाई, 1 2 3 शेल है मतलब थर्ड पीरियड, 1 2 3 शेल है मतलब थर्ड पीरियड। इसकी बात करो, 1 2 3 शेल है मतलब 3 पीरियड। मतलब कहने का मतलब जितना शेल उतना पीरियड, जितना शेल उतना पीरियड, जितना शेल उतना पीरियड। मतलब शेल यहां पे क्या है, सेम है तो पीरियड सेम है। तो यहां पर रीजन तो मेरे को यही शायद कह रहा है कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स विद द सेम नंबर ऑफ ऑक्युपाइड सेल्स आर प्लेस्ड इन द सेम पीरियड। यहां तक बातें तो आपको समझ में आ रही होगी कि हमारा रीजन जो है वो करेक्ट है, लेकिन एसर्शन जो है वो गलत है। गलत क्यों है, इसलिए क्योंकि यहां पे क्या हमें कह रहा है यहां पे कि सेम ग्रुप, जो कि बिल्कुल नहीं है। यहां तो अलग अलग ग्रुप है, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 13। अब पढ़ते हैं ऑप्शन। बोथ assertions and reason are true है, and reason is correct explanation of the assertion। सबसे पहली बात तो यहां पे assertion and reason की बात हो रही है, दोनों ट्रू है। तो आप तो सरासर कहोगे कि assertion सर गलत है, assertion तो हमारा गलत है, हाँ रीजन सही है। और यहां पे कह रहा है करेक्ट, रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion। ये तो बिल्कुल गलत बात है, ये तो अपने आप में सही है हमारा कह रहा है, लेकिन इसका कोई तुलना ही, कोई इसका रीजन नहीं है, assertion ही हमारा गलत है। तो ऑप्शन ए की तरफ तो हम नहीं ही जाएंगे, ठीक है ना। चलिए ऑप्शन बी पढ़ते हैं। बोथ assertion एंड रीजन आर ट्रू। बोथ कह रहा है दोनों सही है ना, बिल्कुल गलत है। assertion गलत है, रीजन हमारा सही है। और रीजन जो हमारा कह रहा है ये कोई इसका कोई करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है ना। तो हम ऑप्शन बी की तरफ भी नहीं जाएंगे। यहां कह रहा है रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ये तो बात तो सही है, नहीं है,
लेकिन मामला यह है कि दोनों ना गलत है, दोनों ना एक गलत है एक सही है, लेकिन यहां पे कह रहा है कि दोनों सही है, इसलिए हम ऑप्शन बी की तरफ नहीं जाएंगे। हाँ, यहां पे अगर कहता कि assertion A इज क्या, assertion A इज ट्रू, सॉरी assertion A इज फॉल्स बट रीजन इज क्या, करेक्ट या ट्रू एंड रीजन इज नॉट करेक्ट द एक्सप्लेनेशन ऑफ, तो ये हम कह सकते थे अगर यहां पे ये assertion की बात गलत होता तो, लेकिन गलत नहीं कह रहा, ये दोनों सही कह रहा है, इसलिए हम ऑप्शन बी की तरफ नहीं जाएंगे। चलिए ऑप्शन सी पढ़ते हैं, assertion इज ट्रू, नहीं assertion तो हमारा गलत है, क्योंकि सोडियम, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम की बात हुई है और कहा जा रहा है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में क्या सेम ग्रुप से बिलोंग करेगा, तो कतई कभी हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ग्रुप जो होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करता है और इस तीनों का वैलेंस इलेक्ट्रॉन अलग अलग है, तो हम तो नहीं कह सकते। तो ऑप्शन सी भी हमारा गलत है। अब बच गया ऑप्शन डी, तो आप कहोगे सर बच गया तो वही तो आंसर होगा, लेकिन कैसे हुआ देख लेते हैं। assertion इज फॉल्स, मामला तो सही है, assertion हमारा क्या है, गलत है, बट रीजन इज ट्रू, बेशक रीजन हमारा यहां पे सही है। assertion गलत है लेकिन रीजन हमारा सही है। रीजन जो कह रहा है एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स विद द सेम नंबर ऑफ ऑक्युपाइड सेल्स आर प्लेस्ड इन द सेम पीरियड, बिल्कुल सही है रीजन यहां पे, इसलिए हम रीजन की तरफ बिल्कुल सही जाएंगे, लेकिन assertion की तरफ हम नहीं जाएंगे, क्योंकि assertion तो हमारा बिल्कुल गलत कह रहा है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप 1 से लेकर 30 तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाना सीख लो, क्योंकि 1 से लेकर 30 तक आपके एग्जाम में आएगा क्वेश्चन, या चाहे तो आपका assertion रीजन से में पूछ दे या आपका ऐसे पूछ दे, लेकिन आना तो तय है। तो होपफुली मैं आशा करता हूं कि सेशन आपको बेहद पसंद आया होगा। अगर सेशन कैसा लगा आप कमेंट में जरूर कमेंट करिएगा, अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ हमें एक लाइक तो जरूर चाहिए भाई, एक लाइक तो आप कर सकते हो, आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करेगा, और ताकि मैं इन फ्यूचर ऐसा ही आपके लिए सेशन लाता रहूं, आपके फ़ायदे के लिए, आपके नॉलेज को बूस्ट करने के लिए। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो में नई एनर्जी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।